हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें बहुत सारी संख्याओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। उन्हीं संख्याओं को हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए इसमें सबसे पहले हम क्या समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि वास्तविक संख्याएं क्या है। वास्तविक जो संख्याएं हैं क्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं का डिफिनीशन हम लोग दो तरह से दे सकते हैं, और दो तरह कौन कौन है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो कि वे संख्याएं जिनका वास्तविक मान हो और जिन्हें हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है या तो कर सकते हैं, जिन्हें हम लोग संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। या तो हम कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब देखिए, जो वास्तविक संख्याएं का संग्रह जो है, इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। वास्तविक संख्याओं के संग्रह को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर से सूचित किया जाता है। जैसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं √2, जो कि वास्तविक संख्या है। 2/√3 ये भी क्या है, वास्तविक संख्या। यानी यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सभी के सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और जैसा कि इसका डिफिनीशन में क्या था, इसका डिफिनीशन में जैसा कि आप लोग देखे थे कि परिमेय संख्या, तो यहाँ पे जो 2/3 है, 2/3 जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। और -3/7 भी क्या है, परिमेय संख्या है। और ये 7 भी क्या है, परिमेय संख्या। और ये जो दिया हुआ √2 वो क्या है, अपरिमेय। तो हम कह सकते हैं कि अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को हम लोग रियल नंबर कहते हैं, इसीलिए इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। चलिए आइए इसको समझते हैं कि वास्तविक संख्याओं को हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वास्तविक संख्याएं जो होती है, ये इसे दो पार्ट में बांटेंगे, जिसमें से पहला जो होगा वो परिमेय संख्याएं हो जाएगी और दूसरा क्या होगा, अपरिमेय संख्याएं। और जो परिमेय संख्याएं हैं, ये परिमेय संख्याएं भी कितनी दो प्रकार की होती है। एक तो होता है फ्रैक्शन में, जिसे भिन्न कहते हैं, और एक होता है इंटीजर। इंटीजर जिस जो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, परिमेय संख्या। तो जैसे परिमेय संख्या जो है दो पार्ट में बांटा हुआ है, एक तो है भिन्न और एक है पूर्णांक। तो भिन्न किसे कहते हैं, अगर मान लिया जाए 1/2 या तो 5/6 इस प्रकार से कुछ लिखा रहे P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, तो ये सब क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है, यानी भिन्न कहलाता है। और पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक जो होता है उसका जो मान होता है 0 से इधर जाने पर प्लस का मान होता है 1 2 3 डॉट 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 इस प्रकार से, और इधर आने पर -1 -2 -3 इस प्रकार से कर करके। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पूर्णांक जो है वो भी क्या है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। और फ्रैक्शन जो है यानी भिन्न जो है वो भी क्या है, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक होगी बटा के रूप में जिसे हम लोग भिन्न कहेंगे, और एक होगा इस प्रकार से जिसे हम लोग पूर्णांक कहेंगे। और जो पूर्णांक है वो तीन प्रकार के होता है। पूर्णांक जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये पूर्णांक जो था इस प्रकार से, यहाँ पे 0 था, यहाँ इधर की ओर अगर हम जाएंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 इस प्रकार से। और इधर जब आएंगे तो क्या होगा, -1 -2 और -3। तो यहाँ ये जो पूर्णांक है, ये पूरे के पूरे जो एग्जाम्पल है एक पूर्णांक का एग्जाम्पल है, यानी पूर्णांक संख्याएं, ये सब संख्याओं को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में जो 0 के बाद यानी इधर जो संख्या लिखी जाती है, इसे हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्योंकि ये प्लस में होता है, इसके आगे धन का चिन्ह होता है, इसलिए ये धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और इधर जो ये संख्याएं दिख रही है इसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसे हम लोग कहते हैं
ऋणात्मक पूर्णांक, इसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और बीच में जो शून्य बचा इसे हम लोग कहते हैं शून्य पूर्णांक। इसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पूर्णांक जो होता है वह तीन तरह के होता है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक शून्य पूर्णांक। चलिए, तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये जो संख्या जो दिया हुआ है, इसमें जो संख्याएं दी गई है पूर्णांक, वो कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक शून्य पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। और जो धनात्मक पूर्णांक होता है इसे हम लोग प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। प्राकृत संख्या इसलिए कह सकते हैं क्योंकि प्राकृत संख्या में क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, यानी 1 से शुरू होता है, 3, 4, 5, 6, इन्हीं सबों को तो क्या कहा जाता है? धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे समझते हैं कि जैसे यहाँ पे प्राकृत संख्या हम ले ली, प्राकृत संख्या कितने से स्टार्ट होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से ले लिए हैं। तो ये जो संख्याएं दिख रही है, इन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृत संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृत संख्याएं कहेंगे। और जो प्राकृत संख्याएं हैं, इसमें से जो नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है जिसे हम लोग n से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर जो होता है ये, इसको कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसमें कुछ ऐसे जो संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होता है, जैसा कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया और 10 हो गया। तो इन संख्याओं को क्या कहा जाता है? इन संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है, यानी इवन नंबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है। और इसमें कुछ ऐसे संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, जैसा कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। आइए इसको परिभाषा के साथ समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग किसके बारे में समझेंगे? प्राकृत संख्या के बारे में। तो प्राकृत संख्या के बारे में देखते हैं यहाँ पे कि जो प्राकृत संख्याएं जो होती है उसका डिफिनीशन हम लोग किस प्रकार से दे सकते हैं? तो उसका जो डिफिनीशन होगा कुछ इस प्रकार से होगा, यानी नेचुरल नंबर इसे हम लोग कहते हैं, कि जो संख्याएं 1 से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या करते हैं? n से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्याओं को संग्रह को हम लोग n से सूचित किया जाता है। ये तो कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग इसके संग्रह को n से सूचित किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये सब है प्राकृत संख्या। 1 से शुरू हुआ है और गिनती की संख्या की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। अब देखिए, ये प्राकृत संख्या, उसके बाद हमें क्या समझना है? पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर कहते हैं। और इसका डिफिनीशन क्या होता है? तो इसे समझिए कि 0 तथा प्राकृत संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और जो पूर्ण संख्याओं के संग्रह को हम लोग W से डिनोट करते हैं, W से सूचित किया जाता है। यानी पूर्ण संख्या को W से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। क्यों W से सूचित किया जाता है? क्योंकि इसका स्पेलिंग जो होता है वो होल नंबर होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। और होल जो होता है W से स्टार्ट होता है, इसीलिए पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित करते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे में क्या होगा? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डिफिनीशन में ही कह दिया गया है कि 0 तथा प्राकृत संख्याओं के सम्मिलित रूप को, तो देखिए ये 0 है और यहाँ से इधर क्या है? प्राकृत संख्या है। तो 0 और प्राकृत संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या। ये जो पूरे के पूरे है वो क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या। अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 होगा। चलिए, अब आगे आते हैं सम संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं इवन नंबर। सम संख्या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर।
तो इवन नंबर किसे कहते हैं? तो दो से विभाज्य प्राकृत संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। मतलब वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से क्या हो? विभाज्य हो। दो से क्या हो? विभाज्य हो। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और सम संख्याओं के संग्रह को हम लोग ई से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग सम संख्याओं के इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। और इवन का जो मीनिंग है ई से स्टार्ट होता है, इसीलिए सम संख्या को हम लोग ई से क्या करते हैं? सूचित किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सम संख्याएं का एग्जाम्पल जो होगा वो किस प्रकार से होगा? तो इसका डिफिनीशन में ही कह दिया कि जो दो से क्या हो? विभाज्य हो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ये जो संख्याएं हैं दो से विभाज्य है, इसीलिए इस सबको क्या कहा जाता है? सम संख्या यानी इवन नंबर कहते हैं। यानी दो से जो विभाज्य हो जाएगी उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे? सम संख्या यानी इवन नंबर कहेंगे, यानी इवन नंबर कहेंगे। चलिए, अब यहाँ पे बात आती है कि जो दो से विभाज्य हो जाएगी यानी वैसी प्राकृतिक संख्या जो दो से विभाज्य हो जाएगी उसे हम लोग तो सम संख्या कह देंगे, यानी इवन नंबर। और जो संख्याएं दो से डिवाइड या तो विभाज्य नहीं होगी उसे हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे? तो आइए उसको समझते हैं कि उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या के बारे में अब समझते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं विषम संख्या है। विषम संख्या को हम लोग ओड नंबर कहते हैं। और इसका डिफिनीशन क्या होता है? तो इसका डिफिनीशन कि दो से विभाज्य नहीं होने वाली प्राकृत संख्याएं क्या कहलाती है? विषम संख्या। यानी जो प्राकृत संख्या दो से विभाज्य नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। और ये जो विषम संख्या के संग्रह को, जो विषम संख्या का संग्रह जो होता है उसे हम लोग ओ द्वारा क्या करते हैं? सूचित किया जाता है। ओ द्वारा उसे हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो है ये सारी संख्याएं विषम संख्याएं का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये जो संख्याएं हैं दो से डिवाइड नहीं है, यानी दो से विभाज्य नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक कभी भी दो से विभाज्य होगा? नहीं होगा। 3 भी दो से विभाज्य नहीं होगा। 5 भी दो से विभाज्य नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से जो संख्याएं हैं जो दो से विभाज्य नहीं होगी उसे हम लोग कहेंगे विषम संख्या। उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। चलिए, अब आइए आगे। तो आगे जो है इसमें अभाज्य संख्याएं और ऋण संख्याएं जिसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, इसे भी समझना अति आवश्यक है। तो इसे देखिए कि अभाज्य या प्राइम नंबर किसे कहते हैं? मतलब अभाज्य संख्या इसी को हम लोग कहते हैं ऋण संख्या। तो एक से बड़ी प्राकृत संख्या है जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी संख्या से विभाज्य ना हो। मतलब वैसा प्राकृत संख्या एक को छोड़कर यानी एक से बड़ा, एक से क्या बड़ा प्राकृत संख्या होनी चाहिए जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और से विभाज्य ना हो, यानी किसी संख्या से विभाज्य ना हो। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दो जो है एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य है? तो नहीं है। 3 को भी अगर देखते हैं तो एक और अपने आप के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है। 5 जो है ये भी एक और अपने आप के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है। और 7 जो है ये भी एक और अपने आप के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से यानी जो संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी ऋण संख्या कहते हैं। चलिए, अब बात आती है यहाँ पे यौगिक संख्या जिसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जिसे हम लोग कंपोजिट नंबर या तो भाज्य संख्याएं कहते हैं। ये क्या है? तो यह भाज्य संख्या के ठीक उल्टा है। इसमें क्या होता है कि वे प्राकृत संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से भी क्या हो जाए? कट जाए। यानी एक से तो कटे ही और अपने आप से तो कटवे करेगा, लेकिन इसके अलावा किसी दूसरी प्राकृत संख्या से भी कट जाए तो उसे हम लोग कहते हैं यौगिक संख्याएं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। जैसे 4 की बात की जाए तो जो 4 है
वो 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा और इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक संख्या। उसी प्रकार से जैसे कि हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं, तो 9 1 और 9 यानी 1 और अपने आप के अलावा कितना से 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगी। तो याद रखना, जब 1 और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से कटे तो वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं, या तो भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसमें पूछ दिया जाएगा कि सबसे छोटी यौगिक संख्याएं कौन है, तो कौन होगी? 4। सबसे छोटी यौगिक संख्याएं कौन है? 4। यानी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होगा? 4 होगा। अब यहाँ पे आती है सह अभाज्य संख्याएं की। सह अभाज्य संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं, तो इसे हम लोग समझेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं क्या है। तो दो प्राकृत संख्याएं, इसको समझिए क्या? दो प्राकृत संख्याएं सह असहभाज्य कहलाती है। कब कहलाती है? जब उनका मासा जो हो 1 के बराबर हो। अगर दो संख्याएं हैं, दो प्राकृत संख्याएं, उसका अगर मासा निकालने पर 1 के बराबर आ जाता है, तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? असहभाज्य संख्या कहेंगे। असहभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि अगर 4 और 9 की क्या निकाला जाए? HCF। क्या निकाला जाए? HCF। तो 4 और 9 के HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 के बराबर आएगा। इसलिए क्या कहला जाएगा? असहभाज्य संख्याएं कहला जाएगी। 9 और 16 के भी अगर HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये भी कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा। और 2 और सॉरी ये नहीं होगा, ये गलत है। यानी दो ऐसी संख्याएं जिसका HCF निकालने पर क्या हो जाए? HCF जो हो वो 1 के बराबर आए, तो उसे हम लोग कहते हैं असहभाज्य संख्या। तो ये दोनों जो संख्याएं क्या कहलाएगी? असहभाज्य संख्याएं कहलाएगी। दोनों भी क्या कहलाएगी? असहभाज्य संख्याएं कहलाएगी। चलिए, अब यहाँ से हम लोग पूर्णांक के बारे में यानी इंटीजर के बारे में समझते हैं कि इंटीजर किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्याओं के संग्रह में अगर 0 तथा ऋण पूर्णांकों को, ऋण पूर्णांक कहे तो यानी इस प्रकार से माइनस का मान, अगर इन पूर्णांकों को क्या किया जाए? शामिल करने से जो प्राप्त संख्या होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांकों को हम लोग आई यानी इंटीजर या तो जेड से सूचित करते हैं। अब पूर्णांकों की बात की जाए तो पूर्णांक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में ही समझाए थे, जिसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। उसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें जितने भी मान हैं वो सब क्या है? प्लस में है, यानी धनात्मक में है। और जब धनात्मक में होगा तो इसे हम लोग क्या कहें? धनात्मक पूर्णांक। और दूसरा जो बताए थे वो क्या था? शून्य पूर्णांक, जैसा कि एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? 0। और तीसरा ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सभी इंटीजर के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस का चिन्ह। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। चलिए, अब समझते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या, जिसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। तो यानी वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में रहे, तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? यानी वे संख्या जो P/Q के रूप में रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। और ये बात ध्यान में रखना है कि P और Q जो हो वो पूर्णांक है, और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर 2/5 लिख दिए तो ये P/Q के रूप में है, तो इसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, यानी रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन ये जो नीचे का मान है, ये जो नीचे के मान दिखाई दे रहा 5, अगर ये 0 हो जाए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q = 0। मान लो नीचे वाली जो संख्या होती है उसे Q कहते हैं, और ये Q जो है अगर 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो Q का मान हो वो 0 ना हो। ऊपर के मान 0 रहे चलेगा, ऊपर 0/2 लिख दिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2/0 लिख दिए, ये जो Q है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q ≠ 0 होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या को हम लोग क्या करते हैं? तो परिमेय संख्या को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परिमेय संख्या जो है उसे हम लोग Q से सूचित करते हैं। Q से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है परिमेय संख्या को।
चलिए अब इसका एग्जांपल हमें जैसा कि यहाँ पे दिया 3/4 P/Q के रूप में है, 2/3 ये भी क्या है कि P/Q के रूप में है, -1/7 ये भी क्या है P/Q के रूप में है। ये जीरो जो है इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो ये भी क्या है एक परिमेय संख्या है। तो आई होप आप लोग परिमेय संख्या के बारे में समझ गए होंगे। चलिए इसमें एक और बात समझना है, एक और बात क्या समझना है कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो यानी टर्मिनेटिंग या आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं परिमेय संख्या। कहने का मतलब जब इसे हम लोग हल करते हैं तो हल करने के बाद बार बार रिपीट ना करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे मान लिया जाए कभी भी आप लोग किसी संख्या से किसी संख्या में क्या दिए होंगे डिवाइड किए होंगे, तो मान जो यहाँ पे आता है दशमलव के बाद बार बार रिपीट करता है, तो रिपीट करेगा तो वो जो है परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर रिपीट करना छोड़ दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। जैसा कि आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, अगर हम 10 को 3 से भाग दे देते हैं, 3 से भाग देते हैं 10 को हम लोग क्या किए 3 से भाग देते हैं। तो 3 से अगर भाग देते हैं 3 से 10 को भाग देते हैं तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से घटा देंगे तो आएगा 1, फिर दशमलव के बाद 0 उतार देंगे, फिर 3 तिया 9, फिर यहाँ से चला जाएगा बचेगा 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा एगो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0, यानी इस प्रकार से जो प्रोसेस है चलता रहेगा। ये बार बार क्या कर रहा है रिपीट मार रहा है, बार बार रिपीट मार रहा है। तो रिपीट जो मारता है उसे हम लोग अनावर्ती कहते हैं, और जो रिपीट नहीं मारता है यहाँ पे क्या बोल दिया है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत हो और अशांत आवृत्ति यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी बार बार रिपीट ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अब समझते हैं भिन्न के बारे में। तो भिन्न यानी फ्रैक्शन, तो भिन्न यानी फ्रैक्शन जो P/Q के रूप में हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे परिमेय संख्या, यानी P/Q के में रहता है उसे परिमेय संख्या भी कहते हैं, इसे हम लोग फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्योंकि परिमेय संख्या 2 भाग में बटा होता है, एक भिन्न में और एक पूर्णांक में बांटते हैं। तो ये क्या हो गया भिन्न, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, यानी इस प्रकार से बटा के रूप में रहे तो ये उसे हम लोग क्या कहेंगे भिन्न कहेंगे, यानी फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रैक्शन कहेंगे। चलिए अब यहाँ जो है समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो इसे भी समझ लेते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में किसी शून्योत्तर संख्या से गुणा किया जाए, यानी किसी शून्योत्तर कहने का मतलब जिसका मान 0 ना हो, यानी 0 को छोड़ करके किसी भी संख्या से आप गुणा कर दें या भाग किया जाए तो उसे जो प्राप्त संख्या होगी उसे ही हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या के समतुल्य। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं परिमेय संख्या के समतुल्य कहते हैं। जैसा कि आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे तो जैसे आप यहाँ पे देखिए, अगर कोई संख्या यहाँ पे 2/5 हम ले लिए और इसमें अंश या हर में मान लीजिए यहाँ पे 3 से हम गुना कर दिए और यहाँ पे मान लो कि 4 से गुना कर दिए, तो जो संख्या अशून्य संख्या से हमने क्या किया अंश और हर में गुना कर दिए, तो इससे जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे समतुल्य संख्या कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे समतुल्य संख्या, यानी 3 दूनी 6 और 5 चौके 20, इस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे समतुल्य संख्या। क्यों, क्योंकि इसको जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा द्वितीय 6 सॉरी 3 दूनी 6 और 5 चौके 20। मान लो इसे कुछ इस प्रकार से समझिए, रुकिए इसे पहले ध्यान से देखिए। जिसे कहने का मतलब अगर मान लिया जाए 2/हमने क्या किया 5 लिख दिया, अब 2/5 लिखा यानी 2/5 लिखें तो इसमें ए ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं अंश कहते हैं। क्या कहते हैं अंश यानी न्यूमरेटर, और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर यानी हर। और जब इन दोनों संख्याओं को यानी अंश और हर में किसी अशून्य संख्या से मतलब जो संख्या शून्य ना हो
उससे अगर गुना किया जाए, मान लीजिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे क्या आ गया 3 दूना 6 और यहाँ पे क्या आ गया 5 या 15। तो ये जो संख्या हमें प्राप्त हुआ 6/15, ये जो है वो 2/5 के समतुल्य होगा। 2/5 के क्या होगा, समतुल्य होगा। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही थी, समतुल्य संख्या। तो यानी किसी परिमेय संख्या यानी जो p/q के रूप में रहेगा, उसमें अंश और हर में किसी शून्योत्तर यानी नन जीरो संख्या से क्या किया जाए, गुना कर दीजिए या तो भाग दे दीजिए। तो जो प्राप्त संख्या होगा वो परिमेय संख्या के क्या होगा, समतुल्य कहलाएगी। चलिए अब आती है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हम उसे कहते हैं, यानी अपरिमेय संख्या उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जो p/q के रूप में ना हो, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे हम लोग r या q द्वारा सूचित कर सकते हैं। और अपरिमेय संख्याओं का जो एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार से है। इसे आसान भाषा में इस प्रकार से याद रखिएगा कि जो संख्या रूट के बाहर ना हो पाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब सुनिए, वे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्या होगा, अशांत होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी इसमें जो है नॉन रिपीटिंग होते रहेगा इस प्रकार से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या इसे हम लोग कहेंगे। चलिए आगे हमें क्या समझना है, तो आइए अब चलते हैं अपने चैप्टर पे। अपना हमारा चैप्टर क्या था, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो अब इसे समझने की प्रयास करते हैं। जैसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो किस प्रकार से होता है, कब शांत होगा कब अशांत होगा, तो उसे यहाँ पे समझिए। अगर यदि किसी परिमेय संख्या p/q के रूप में हो और उसका जो हर हो यानी q का जो मान हो, यानी जो इस प्रकार से नीचे में जो q होगा उसका मान अगर इस रूप में आता है यानी 2m गुने 5n के रूप में आता है, तो जो वो संख्या है वो क्या कहला जाएगी, उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अगर इस फॉर्म में आएगा तब, अगर इस रूप में नहीं आएगा q का मान, तो समझ जाइए कि वो क्या होगा, अशांत होगा। वो क्या होगा, अशांत होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसे एक बार और समझ लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कहने का मतलब हम यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं। एक संख्या क्या लेते हैं, मान लीजिए कि ले लिए 2/50 या तो मान लीजिए कि 3/50 ले लिए, 3/50। यहाँ पे समझ लीजिए क्या है, 3 है। चलिए अब ये जो q यानी ये जो है p/q के रूप में है, ये जो q का मान है वो q का जो मान है वो किस रूप में रहेगा, तो शांत कहलाएगा। यानी जब q का मान 2m गुना 5n अगर इस रूप में रहेगा तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अगर इस रूप में नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो आइए q का मान देखते हैं। q जो है वो 50 है और 50 जो है 50 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं। 2 से लगाएंगे कितना, 25 दूना 50, फिर 2 मरतबे नहीं लगेगा 5 मरतबे, तो 25 कुछ इस प्रकार से आएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो 50 के मान आएगा वो किस रूप में आएगा, तो 2 गुना 5 गुना 5। और इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 अगुना 5 के पावर कितना 2। तो ये जो है किस रूप में आ गया है, इस रूप में आ गया है। तो इस रूप में आया है तो ये जो संख्या है, ये परिमेय संख्या, इसे हम लोग कहेंगे कि ये परिमेय संख्या क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। ये जो संख्या है वो क्या है, शांत संख्या कहलाएगी। अगर ये जो हर है नीचे यानी q का मान जो है वो इस रूप में ना आए, यानी 2 और 5 के अलावा कहीं 3 आ जाए या तो 4 आ जाए या तो 7 आ जाए, तो हम लोग कहेंगे वो जो संख्या होगा वो क्या का होगा, अशांत होगा। आई होप आप लोग इसे भी समझे होंगे। अब देखिए इसमें कुछ नोट है जिसे हम याद रखना बेहद ज़रूरी है। अगर दो परिमेय संख्याएं के बीच अगर पूछ दिया जाए कि दो संख्याओं के बीच कितनी अनगिनत
संख्याएं होगी। तो याद रखिएगा, दो परिमेय संख्या जब रहेगी तो उन दोनों के बीच अनगिनत वास्तविक संख्या होगा, परिमेय या तो अपरिमेय। मतलब परिमेय संख्या हो सकता है कि अनगिनत हो, या तो अपरिमेय संख्या अनगिनत हो सकता है। अब अगर दो अपरिमेय संख्या के बीच पूछ ले तो बहुत सारे क्या होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी और अपरिमेय संख्याएं होंगी। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच पूछेगा तो बहुत सारे परिमेय अपरिमेय हो जाएंगे, और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच पूछेंगे तो वहाँ भी बहुत सारे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। और आगे क्या है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत वास्तविक और परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, वास्तविक संख्या को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय। यही सब का संग्रह को क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाती है। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या को क्या किया जाता है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। अब परिमेयिका के बारे में समझिए, परिमेयिका क्या है। तो परिमेयिका जो है, परिमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी प्रयोग से अन्य कथनों को क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। परिमेयिका क्या होता है, तो परिमेयिका जो है एक, परिमेयिका जो है वो क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। परिमेयिका क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी प्रयोग से अन्य कथनों को क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। चलिए, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी अब से हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th के चैप्टर का बेस को पढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है क्लास 10th की मैथ। तो देखिए, इसे समझना है क्योंकि इस चैप्टर में जब वास्तविक संख्याएं जब चैप्टर चलेगी तो उस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्यों, क्योंकि इसी से पूरे क्वेश्चन उसमें सॉल्व होंगे। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे कहा है कि माना कि ए तथा बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी दोनों का मान प्लस में होने चाहिए। तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं यानी जो ऋणात्मक क्यू और आर क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। यानी कुछ इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे समझिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, तो आप लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ये ए को ही हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य। और भाज्य बराबर हम लोग को फॉर्मूला याद होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है, ये जो भाज्य है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसी फॉर्मूला को शॉर्ट फॉर्म में इस रूप में लिख दिया, यानी भाज्य ए क्या हो गया, भाज्य, और बी क्या हो गया, भाजक, और क्यू क्या हो गया, भागफल, और ये जो आर है यानी रिमाइंडर यानी शेषफल। ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को इस फॉर्म में लिख दिया गया है, और इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। चलिए, अब यहाँ पे बात आती है एल्गोरिथम की, किसकी, एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को क्या करता है, हल करने की एक विधि प्रदान करती है। यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, इसमें क्या करना होता है, तो इसमें कह दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग है, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF या तो LCM यानी लसा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, सॉरी HCF LCM नहीं, इससे केवल HCF निकाला जाता है। क्या लिखा जाता है, HCF। इसे हम लोग कहते हैं मासा, क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। यानी यूक्लिड विभाजन परिमेय एल्गोरिथम जो है, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो दो धनात्मक संख्याओं के बीच का HCF निकाल सकते हैं। दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्या निकाल सकते हैं, HCF यानी मासा निकाला जा सकता है। चलिए, अब देखिए जैसा कि यहाँ पे किस प्रकार से निकालेंगे उसका चरण बाई चरण दिया हुआ है। तो पहले क्या करना है, जब भी इसमें क्या निकालना हो, क्या निकालना हो, मान लीजिए HCF निकालना हो, तो इसमें कह दिया कि ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कीजिए। इसीलिए हम दो पूर्ण संख्या एक क्यू और आर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर हम ए और बी लेते हैं, इसको समझते हैं। मान लीजिए हम ए लिए, अब इसको अगर हम ए को अगर हम बी से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो यहाँ जो आएगा वो क्यू आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर यानी आर आएगा। यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल।
तो अगर ए बी हम लेते हैं तो ये दोनों संख्याएं भी इसमें आएगी। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए, इसीलिए हम दो पूर्ण संख्याएं क्यू और आर प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं क्यू प्राप्त होगा और उसके बाद क्या प्राप्त होगा, आर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दूसरा चरण क्या है, दूसरा में यदि आर बराबर 0 तो ए तथा बी का जो है HCF वो कौन हो जाएगा, बी। अगर रिमाइंडर 0 आता है यानी आर का जो मान है वो क्या आता है, 0 आता है, तो HCF जो होगा वो बी कहलाएगा, क्या, HCF। जैसे इस प्रकार से यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो इसमें जो बी का मान होगा, बी का जो मान होगा वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। और इस प्रक्रिया को क्या करना, तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल क्या, 0 ना प्राप्त हो जाए। अब 0 प्राप्त होगा तो समझ जाना है कि जब 0 प्राप्त होगा रिमाइंडर तो उसमें जो बी का मान आएगा वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। उन संख्याओं का क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे कोई हम संख्या लिए, मान लीजिए यहाँ पे हम 6 एक संख्या ले लिए, इसको हमने क्या किया, 20 से डिवाइड कर, सॉरी 6 से हम लोग 20 को क्या किए, डिवाइड किए। यहाँ पे क्या होगा, 6 सॉरी छोटिया 18, छोटिया 18 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे अगर हम इस प्रकार से लिखें कि ए बराबर तो ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए बराबर यहाँ जो मान आएगा वो क्या आएगा, यानी ए बराबर फॉर्मूला जो होता था वो क्या होता था, बी क्यू प्लस आर। हम जैसा कि बता दिए हैं कि इसे हम लोग भाज्य को क्या बोलते हैं, ए कहते हैं, और भाजक को हम लोग क्या कहते हैं, बी, और भागफल को हम लोग क्या कहते हैं, भागफल को हम लोग क्या कहते हैं, क्यू, और शेषफल को हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। अब देखिए तो यहाँ जो होगा वो क्या होगा, 20 बराबर क्या निकल करके आएगा, 20 बराबर क्या निकल करके आएगा, 6 इंटू 3 यानी बी इंटू क्यू, और प्लस में आर यानी 2। तो यहाँ पे जो 2 आया है आर का मान है, और आर का मान 0 अभी नहीं आया, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, यानी यहाँ पे रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, फिर एक बार भाग देंगे। अब 2 से डिवाइड हम किसको कर देंगे, 6 को। अब 6 को डिवाइड करेंगे तो द्वितीया 6। अब द्वितीया जब 6 हम कर दिए हैं, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 0। यानी यहाँ का जो सेकेंड स्टेप होगा वो भाज्य बराबर, यानी ये भाज्य होगा, भाज्य बराबर भाजक यानी 2 गुना भागफल यानी 3 प्लस में शेषफल क्या आ गया, 0। तो इसमें जो बी का मान होगा, तो बी का मान कौन है, ये देखिए जस्ट बी के बाद वाला, बराबर के बाद वाला जो मान होगा वो क्या कहलाएगा, बी। तो बराबर के बाद में क्या है, ये तो बी, और इसमें रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो उसमें जो बी का मान होगा वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है, वही क्या कहलाता है, HCF। तो हम कह सकते हैं कि 6 और 20 का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 2 होगा। कितना होगा, 2। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या आता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF गुना LCM के बराबर होता है। तो ये जो हुआ ये हमारा मेन फार्मूला हो गया। ये जो फार्मूला दिख रहा है ये हमारा क्या हो गया, मेन फार्मूला। इस फार्मूला से हम लोग बहुत सारे फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, तो मान लीजिए एक संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, तो ये दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो ये दोनों का जो HCF होगा और LCM जो होगा वो दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि पहली संख्या निकालिए यानी ए बराबर, तो ए बराबर कैसे निकलेगी, तो ए बराबर हम क्या कर देंगे, HCF और गुना में क्या लिखेंगे, LCM। जैसे था उसे लिख दिए, और ये जो बी था गुना में उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में यानी बी, यानी पहली संख्या का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर दूसरी संख्या पूछे कि हमें दूसरी संख्या यानी बी बताइए, तो बी किस प्रकार से निकलेगा, तो HCF गुना LCM और बटा में क्या हो जाएगा, ये ए मल्टीप्लाई में, तो इधर जाने के बाद डिवाइड में ए आ जाएगा।
जो ए है इधर जाने के बाद क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये जो हो गया दूसरी संख्या का फॉर्मूला हो गया। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब आगे क्या होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद क्या करना है, इसे हम लोग इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद ये तो दो फार्मूला ही हो गया कि पहली संख्या निकालना रहे तो इस प्रकार से निकाल लेंगे, पहली संख्या जो निकालना रहे तो इस प्रकार से निकाल लेंगे, और दूसरी संख्या का जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। यानी पहली संख्या निकालेंगे तो दूसरी संख्या नीचे चली जाएगी, दूसरी संख्या निकालेंगे तो पहली संख्या नीचे चली जाएगी, और ये जो HCF LCM है ये ऊपर ही रहेगी। अब यहाँ पे कोई कहेगा कि मान लीजिए हमको LCM निकालना, तब क्या करेंगे। तो जब LCM हमें निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इधर लिख देंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना कर देंगे, और इधर जो है क्या चीज़ में दिख रहा है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में इधर दिख रहा है तो इसको हम इधर भेज देंगे तो ये क्या चीज़ में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, HCF। LCM का फॉर्मूला होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, इसे साफ करते हैं उसके बाद में समझाते हैं। चलिए पहली संख्या दूसरी संख्या का फॉर्मूला हमने क्या किया, निकाल लिया। अब देखिए मान लीजिए हमसे HCF पूछ दिया कि बताइए HCF क्या होगा। HCF हमसे क्या पूछा गया है, HCF। चलिए HCF, तो HCF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इधर तो पहले से ही है, ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी A गुना B, ये दो संख्या का गुणनफल। अब बटा में इधर देखो ये मल्टीप्लाई में इधर जाने के बाद क्या में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी डिवाइड में क्या हो गया, LCM हो गया। ये HCF का फॉर्मूला हो गया। अगर वही LCM का फॉर्मूला पूछ दे कि बताइए LCM का फॉर्मूला क्या होगा, तो LCM बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इधर तो वैसे ही रहेगा A गुना B, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और यहाँ पे जो HCF था वो मल्टीप्लाई में था, इधर जाने के बाद क्या चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF। तो इस प्रकार से टोटल कितने, 5 फार्मूले। मेन फार्मूला जो है ये होगा, और बाकी जो फार्मूला है इसी फार्मूला से निकाला जा सकता है। चलिए अब यहाँ पे समझिए, ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, जिसे हम लोग ने पहले भी समझ लिया है, इसे हम लोग ने क्या किया है, पहले भी समझा है कि इस रूप में रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा, शांत होगा, और अन्यथा क्या हो जाएगा, अशांत होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसा यहाँ पे कह दिया है, क्या कह दिया है कि अगर Q का जो मान हो इतना के बराबर ना हो, नॉट इक्वल टू इतना, अगर इतना के बराबर ना हो Q के मान, तो अब वह क्या कहलाएगा, तब वह अशांत कहलाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 12 आया तो ये तो P बटा Q के रूप में है, P बटा Q के रूप में है, तो ये जो P का मान है वो 1 हो गया, Q का मान कितना हो गया, 12, और 12 का मान हम निकाल करके देखते हैं कि कितना होता है। अब देखिए 12 को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 मरतबे लगेगा, कितना, 6 दूनी 12, फिर इसे 2 मरतबे लगाएंगे, 2 तिया 6, तो ये जब 12 को हमने तोड़ा तो ये किस रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो 2 गुना 3 इस रूप में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 2 को हम लोग पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि आधार सेम है तो पावर कुछ नहीं तो 1 था, तो आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 1 1 2 हो गया पावर, और इंटू में क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए जो मान आया है क्या इस फॉर्म में है, तो नहीं है, यानी 2 के पावर m तो है, लेकिन यहाँ 5 के जगह क्या आ गया है, 3 आ गया, 5 की जगह क्या आ गया है, 3। अब जैसे अब इस रूप में जब नहीं रहेगा, इस रूप में नहीं रहेगा, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। तो ये जो संख्या लिखा हुआ है वो क्या कहलाएगा, अशांत। ठीक उसी प्रकार से ये भी संख्या निकाल के देखिएगा, ये भी क्या होगी, अशांत संख्याएं होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो और प्रोवाइड